अभी हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की। ये हमारा थर्ड सोर्स है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो बेसिकली दो तरह की जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पे जो मैंने जीपी ले रखा है, लिख रखा है, जीपी मतलब जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है। हमारे पास दो तरह के जनरल प्रिंसिपल हैं, एक है म्यूनिसिपल लॉ और एक है जनरल प्रिंसिपल। पहली कैटेगरी जो जनरल प्रिंसिपल्स की है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो बात करता है ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स जो हर म्यूनिसिपल लॉ में इनकॉर्पोरेटेड है, हर म्यूनिसिपल लॉ में है। जैसे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल्स हैं नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ एंड ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ये प्रिंसिपल्स आपको हर म्यूनिसिपल लॉ में मिल जाएंगे। रेस जुडिकाटा है, डबल जियोपार्डी है, ये सारे कुछ ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स है लॉ के जो हर म्यूनिसिपल लॉ में यानी कि हर नेशनल लॉ में इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो फिर दूसरी तरह की जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो बात करते हैं ऐसे आइडिया ऑफ लॉ की जिनको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं लॉ से, जो कि मतलब लॉ का एक इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, एक इंट्रिंसिक एसोसिएशन है उनका लॉ के साथ। जैसे हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, और रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो दोनों कैटेगरी में आता है, म्यूनिसिपल में भी और जनरल प्रिंसिपल में भी। तो जनरल प्रिंसिपल और ट्रीटीज़ में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, जनरल प्रिंसिपल और कस्टम में क्या डिफरेंस होता है कि जनरल प्रिंसिपल पहले कुछ भी जो कस्टम बनता है वो सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल होता है, फिर उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि वो इंटरनेशनल लॉ का कस्टम है बाय इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडीज़, जैसे कि अपना आईसीजे है, आईसीसी है। ये लोग अगर जनरल प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो वो आगे चल के जनरल प्रिंसिपल जो है वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल बन जाता है। पहले जनरल प्रिंसिपल होगा, फिर उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ द्वारा इन वेरियस केसेस, या फिर कंट्रीज़ उसे मानती हैं अपनी लोकल जजमेंट्स में भी, तो फिर वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल बन जाता है। पहले वो जनरल प्रिंसिपल ही होता है। तो ये जो केस है बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि यूएन एडवाइजरी ओपिनियन में आईसीजे के पास गया था। यूएन ने क्या किया, अपने 2 एम्प्लॉयज़ को सर्विस से बाहर टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया था। कुछ जो भी ग्राउंड्स रहे थे वो ग्राउंड्स डिटेल में जजमेंट में पढ़ लेना, यहाँ पे मैंने जजमेंट का नाम दे रखा है। तो कुछ ग्राउंड्स थे, उसमें जो एम्प्लॉयज़ थे उनको रॉन्गली निकाल दिया नौकरी से कि इन्होंने कुछ वायलेशन किया है नॉर्म्स का, और उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया था यूएन ने। उसके बाद ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है यूएन का, UN80 बोलते हैं इसे, यूनाइटेड नेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसने बोला कि यूएन ने यहाँ पे गलती करी है अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल के, और ये रॉन्गली डिसीजन लिया गया है। तो इसके बाद यूएन, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, वैसे ये भी इन रे वाला केस है जिसमें यूएन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का यूज़ करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाके कहता है कि क्या इस केस में इस केस में जो UN80 का जो जजमेंट आया है इसे हम चैलेंज कर सकते हैं। तो आईसीजे ने कहा था कि नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को इन्वोक कर देगा, और यहाँ पर इस केस में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का भी और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कहा गया था, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, कि आपका केस एक ही साथ 2 अलग अलग कोर्ट्स में नहीं चल सकता है। हमारा जो फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल था वो है रेस जुडिकाटा। अब आते हैं हम सेकेंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे, जो हमारे पास है पैक्टिस सम सर्वेंडा। इसमें ये कहता है कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जिसमें कोई भी कंट्री घुसती है, एंटर करती है, वो फॉलो किए जाने चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है ये अभी बहुत फेमस हो गया आजकल, और ये पहले से भी मतलब ये कहा जाता था ना, जैसे हमारे पुराने टाइम पे कहा जाता था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन ना जाही। तो कस्टम्स और जो ट्रीटीज़ आप जिन पे एंटर करते हैं वो एक तरह का वचन ही है जिस पे आप मुकर नहीं सकते हैं। तो ये भी एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कहा गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ था। तो जैसा मैंने कहा कि किसी भी एक जनरल प्रिंसिपल को कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में अगर कन्वर्ट करना है तो आपके पास एक जुडिशियल डिसीजन होना चाहिए उसको कन्वर्ट करने के लिए, वो डिसीजन होना चाहिए जो उसको। अब हमारे पास तीसरा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दे रखा है, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने एडवर्स पोजेशन पढ़ा था प्रॉपर्टी लॉ में, एडवर्स पोजेशन पता ना कि कोई भी एक लैंड के ऊपर 12 साल से ज़्यादा अगर आपका पोजेशन है, पीसफुल पोजेशन है विदाउट एनी इंटरप्शन, तो वो एडवर्स पोजेशन होगा। एडवर्स पोजेशन का ही दूसरा नाम इंटरनेशनल लॉ में है प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे एक केस है नीदरलैंड्स वर्सेस यूएसए का। इसमें क्या हुआ था कि एक ना आइलैंड था, छोटा सा आइलैंड था, नीदरलैंड ने प्रूव कर दिया
कि 700 से लेकर 1906 तक हमारे पास उसका पीसफुल पोजेशन रहा है। नेदरलैंड्स ने ये कंटेंशन दिया। लेकिन यूएस कहता है कि हमारा एक पैक्ट हुआ था, एक मतलब फिलीपींस का पार्ट था पहले वो, और अब वो हमारी कॉलोनी का पार्ट है। तो मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा था पहले ये फिलीपींस का पार्ट था, अब हमारा पार्ट है, तो अभी हमारा हो गया। तो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन लगाया गया था इस इशू को सॉल्व करने के लिए, और जो केस था वो नेदरलैंड्स के फेवर में आया था, क्योंकि 1906 तक 1700 से 1906 तक नेदरलैंड्स वहाँ पे रहा है। तो यहाँ पे 12 साल का पीरियड नहीं होता, यहाँ पे देखते कम से कम नहीं तो 50 to 60 ईयर्स अगर आपका पोजेशन है, पीसफुल पोजेशन है, तो यहाँ पे कितना लंबा पोजेशन है नेदरलैंड्स ने प्रूव कर दिया था। तो प्रिस्क्रिप्शन का यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल जो था वो लग गया था। वैसे ही एक और केस था डेनमार्क एंड नॉर्वे का, जिसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने ये जजमेंट दी थी। आगे आते हैं हम एस्टोपल हमारा जनरल प्रिंसिपल नंबर 4 है। इसमें कहा गया है, एस्टोपल का मतलब होता है कि आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपने जो स्टेटमेंट दिया आप उससे पलट नहीं सकते हो। ये जनरल प्रिंसिपल है एस्टोपल की, हमने पढ़ा भी है, प्रॉपर्टी वगैरह में पढ़ा है। तो इसमें केस था कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड का, जिसे बोलते हैं टेम्पल ऑफ प्रीविहार, ये फेमस प्रिय विहार। इस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक ट्रीटी थी। पहले दोनों फ्रेंच और डच कॉलोनी हुआ करती थी। तो जब ये फ्रेंच और डच कॉलोनी होती थी ना, तब इनके बीच में फ्रेंच एज ए प्रोट्रैक्टर एक ट्रीटी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जो टेम्पल है वो थाईलैंड की टेरिटरी में आता है। उसके बाद जब डिमार्केशन हुआ, डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ, वो पूरा वो जो टेम्पल है वो उधर चला गया, कंबोडिया में चला गया, थाईलैंड की जगह कंबोडिया का पार्ट हो गया, और किसी ने तब क्वेश्चन ही नहीं किया। काफ़ी टाइम हो गया, थाईलैंड के जब डिप्लोमेट्स वहाँ पे गए हैं, इस मंदिर में गए हैं, तो उनका हार वार पहना के स्वागत वगैरह किया, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये टेम्पल की वजह से इतना टूरिज़्म है। और फिर उनको रियलाइज़ हुआ अरे कुछ सालों पहले तो हमारी ट्रीटी हुई थी, तो अब ये हमारा पार्ट होना चाहिए, हमारे एरिया में आना चाहिए। उन्होंने केस कर दिया कि ये ट्रीटी है, तो प्रैक्टिस सर्वेंडा का जो जनरल प्रिंसिपल है वो लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहा था वो ठीक है, हम वो मान सकते हैं कि वो लगना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब पोजेशन ही मिल गया उन्हें, तो ये वाला जनरल प्रिंसिपल प्रिवेल करेगा उस जनरल प्रिंसिपल के ऊपर। इसमें ये कहा गया था कि एक सब्सिक्वेंट स्टेट प्रिंसिपल जो है, सब्सिक्वेंट स्टेट प्रिंसिपल हमेशा प्रिवेल करेगा ट्रीटी के ऊपर। मतलब यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन भी लगेगा, पर प्रिस्क्रिप्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेट प्रैक्टिस से ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये टेम्पल थाईलैंड की तरफ है और वो दूसरा कंबोडिया के पास कुछ भी नहीं है। ये आप स्टेट प्रैक्टिस से दिखा रहे हो। तो जब आप स्टेट प्रैक्टिस से दिखा रहे हो तो वहाँ से आप एस्टोपल दिखा रहे हो एक तरह से। मतलब यहाँ पे एस्टोपल का प्रिंसिपल यहाँ पे ये लग रहा है कि कंबोडिया कह रहा है कि थाईलैंड अपनी बात से मुकर गया, जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें ये मंदिर हमारे पास था। तो यहाँ पे ये कहा था कि स्टेट प्रैक्टिस हमेशा जनरल प्रिंसिपल के ऊपर प्रिवेल करेगी। फिर जनरल प्रिंसिपल हमारे पास एक और है जो हमारी बात करता है, जस्टिस एंड फेयरनेस की बातें करता है, कि वही अपार्थीड वाली ट्रीटी का काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप साइट कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, क्राइम्स अगेंस्ट जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सारे आईसीसी के प्रिंसिपल्स भी हैं, ये जनरल प्रिंसिपल्स भी हैं। जो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वाली बात की गई है, इसका एक केस दे रखा है नेदरलैंड्स वर्सेस बेल्जियम का, जिसमें वो नहीं होता है जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का केस है, इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो है, वैसे ही सिमिलर है कि यहाँ पे इनलैंड एक नदी बहती थी। वो जो नदी थी उसका इन्होंने ना वो रोक दिया था, पानी रोक दिया था, बांध वगैरह बना के। इनका अग्रीमेंट हुआ था कि लोग बांध वगैरह बना के पानी, ये म्यूस रिवर थी बेसिकली, नेदरलैंड्स और उसका बेल्जियम के बीच में अग्रीमेंट था कि बांध वगैरह बना के पानी नहीं रोका जाएगा। लेकिन बेल्जियम ने जो है कंस्ट्रक्ट कर दिया, बांध कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो नेदरलैंड्स जो है वो पहुंच गया आईसीजे के पास कि तो जब नेदरलैंड्स कोर्ट के पास पहुंचा कि देखो ये तो वायलेशन कर रहा है ट्रीटी का, तो बेल्जियम ने कहा कि नेदरलैंड्स में जो बोल रहा है कि मैंने बांध बना दिया, उससे पहले उसने वाटर कैनाल वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रखी है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि जब तक तुम क्लीन हैंड से नहीं आ रहे हो हमारे पास, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करो कि हम तुम्हें जस्टिस देंगे। तो वही है कि फेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लगा के यहाँ पर डिसीजन दिया गया था कि तुमने खुद भी कंस्ट्रक्शन गलत किया है कैनाल का, उसके बाद तुम आके क्वेश्चन नहीं कर सकते हो।